तो सबसे पहले हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट किए यूएक्स और यूवाई। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बताओ कितना आएगा बच्चों। यहाँ पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा। एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 10 cos 53 जिसका वैल्यू निकल के आएगा 6। इसी प्रकार से यूआई आ जाएगा 10 sin 53 जिसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपको 8। तो ये दो कंपोनेंट आपने सबसे पहले निकाल लिए। तो ये वाला कंपोनेंट आपका हमेशा 6 मीटर पर सेकंड का है, ये वाला कंपोनेंट आपका हमेशा 8 मीटर पर सेकंड का है। दीज आर द टू कंपोनेंट। अब आपको जैसा पता है कि एक्स डायरेक्शन में तो कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले, तो एक्स डायरेक्शन का तो कंपोनेंट हमेशा ही आपको 10 मीटर पर 8 मीटर 6 मीटर पर सेकंड का बना रहेगा। जिस समय आपका y कंपोनेंट भी x कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा। x कंपोनेंट था 6, तो ये कम होते होते जिस मोमेंट पे ये 6 हो जाएगा तो उस समय आंसर हो जाएगा इक्वली इंक्लाइंड की कंडीशन आ जाएगी। तो हम लगाएंगे vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। v इज इक्वल टू u प्लस at y डायरेक्शन में लगा दिया। अगर आप पहला वाला केस देखेंगे यानी t1 टाइम का, तो t1 टाइम पर आपको vy प्लस 6 दिखेगा, और अगर आप t2 टाइम पर देखेंगे तो वही vy आपको माइनस 6 मिलेगा। तो इसके दो आंसर आएंगे। एक बार प्लस 6 लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्लस 6 इज इक्वल टू a प्लस का माइनस g इंटू टी1। तो यहां से आपको पहला आंसर पता लग जाएगा t1, ठीक है ना। दूसरा आंसर आ जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस का 10 इंटू टी2। यहां से आपको दूसरा आंसर मिलेगा, दैट विल बी टी2। नाउ t1 का वैल्यू निकाल लीजिए। t1 का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास बच्चों, जल्दी बोलो। 6 माइनस 8 हो जाएगा 0.2 सेकेंड, और दूसरा कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 1.4 सेकेंड। ठीक है, सभी ने निकाल लिया, बिल्कुल सही आंसर है। पार्ट 13 बिल्कुल सही आंसर निकाला है, उतार लीजिए सभी। तो these are the two moment at which the velocity will be equally inclined. Velocity will be equally inclined. अब हम नेक्स्ट सवाल पूछते हैं इसके अंदर, कॉपी कर लीजिए सभी। थोड़ा अच्छा सवाल है, आराम से, लॉजिकल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। डन, कॉपी कर लिया सभी ने। अंकिता, मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर रखा है, नहीं कर रखा? अच्छा, आप सभी के पास अनम्यूट कर रखा है मैंने, आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास, सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर निकाल लिया सभी ने इसका। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट। इसी सवाल में मैंने एक और पार्ट आपसे पूछा। इन प्रीवियस प्रॉब्लम कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन T1 टू T2। जो आपने T1 और T2 दो टाइम निकाले थे ना पिछले केस में, आपको उन दोनों मोमेंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी जो आपने इससे जस्ट प्रीवियस केस के अंदर ये दो मोमेंट निकाले थे T1 और T2, आपको इन दोनों मोमेंट्स के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सभी बच्चे ट्राई करें, मैं सभी को 30 सेकंड का टाइम देता हूं, और अपना आंसर कमेंट में लिखे, चैट में लिखे, बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। भानु, मुझे तुझसे बात करनी है बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। तो लास्ट टर्न पर जब शायद 2-5 मिनट पहले चला गया था क्या, तेरा नेट बंद हो गया था क्या? यस सर। हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट में एक होमवर्क दिया था, उसमें तेरा आंसर नहीं आया था। यस सर। चलो, नेट का थोड़ा सा इशू रिजॉल्व करो। इस सवाल का आंसर बताओ बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर। अंकिता, पार्थ, भानु, सूर्यांश, सेजल, सभी बच्चे ट्राई करो। In previous problem, calculate the average velocity of particle between time t1 to time t2. t1 से t2 के बीच का आंसर बताना। कैसे सोल्व करोगे? मैं मोशन को यहां पर डिस्क्राइब कर देता हूं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड था,
यहां से हमने पार्टिकल को फेंका था और पार्टिकल कुछ इस प्रकार से गया था, कुछ इस प्रकार से गया था। ठीक है, आंसर बताओ फटाफट, फटाफट आंसर बताओ, क्या करना चाहिए? अच्छा, एक बच्चे ने आंसर बता दिया है, पार्थ का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। देखिए, अगर हम जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर जाते हैं तो सभी बच्चों को पता है कि एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और जो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको लगाइए कि कोई भी वेक्टर का इफेक्ट, किसी भी वेक्टर का इफेक्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होता है। दिस इज द नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा था कि दो मोमेंट जो T1 T2 थे वो दोनों ही मोमेंट हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर थे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर थे। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने के कारण अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो देखिए ये जो चीज है वो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये जो चीज है ट्रेजेक्टरी जो आप देखेंगे दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमें डिस्टेंस ट्रेवल नहीं चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं कि सर ये तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो लॉजिकली अगर कोई बच्चा सोचेगा कि सर एक्स डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का ही कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का एक्स में कंपोनेंट है वही डिसाइड करेगा, और एक्स में तो कंपोनेंट कांस्टेंट है, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकंड। फिर भी अगर किसी को पूरा मैथमेटिकली सोल्व करना है तो कर सकता है, वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय डेल्टा टी लिखेगा, और देखिए एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, क्योंकि उस डायरेक्शन में आपके पास, तो आप लिख देंगे vx इनटू डेल्टा टी होल डिवाइडेड बाय vx इनटू डेल्टा टी होल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल इटसेल्फ वाज t2 - t1 और ये कट गया, आंसर विल बी vx दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अगर आप देख सकते हैं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल को छोड़कर किसी एंगल पे होता तो डेफिनेटली y कंपोनेंट भी आपको यहां पर अफेक्ट करता। लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, आज केवल एग्जांपल ही एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है बच्चों समझना, this is a tower and from the foot of ground, from the ground we project a particle with speed 20 meter per second, 20 meter per second, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है। ये जो टावर दिया हुआ है इस टावर का हाइट आपको दिया हुआ है 3 मीटर, आपको डायग्राम में दिख जाएगा, और ये गैप आपको दिया हुआ है 4 मीटर, 4 मीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि यार प्रोजेक्शन एंगल कितना रखें, प्रोजेक्शन एंगल कितना रखें, व्हाट शुड बी प्रोजेक्शन एंगल so that particle can hit top of tower, पार्टिकल जो है बिल्कुल टावर के टॉप को हिट कर दे। इस कंडीशन के लिए हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखना चाहिए, सभी बच्चे ट्राई करें, सभी को समय दिया जाता है, सभी को समय दिया जाता है, ट्राई करिए। किस किसने ट्राई कर लिया बच्चों, अब सबसे पहले जैसा कि इसमें हमें दिया हुआ है कि टावर की हाइट दे रखी है, यानी आप देखेंगे तो वर्टिकल पैरामीटर दे रखा है और बेस की लेंथ दे रखी है 4 मीटर भी दे रखा है।
तो हमें जो गिवन डाटा है हम उसकी बिहाफ पर सोचेंगे और सबसे पहले वही हमारा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। तो प्रोजेक्शन पॉइंट को लेते हुए हम लोगों ने इसको एक्स एक्सिस बना दिया बच्चों, और इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस बना दिया। इज इट क्लियर? एक्स और वाई एक्सिस बना दिया। हाँ, उसमें सिद्धार्थ ये आ रहा है, बहुत ज्यादा रेडिश आ रहा है सिद्धार्थ, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, रेडिश हो रहा है बिल्कुल। वो स्कॉलर डेन का बैकग्राउंड लगाते ही पूरा का पूरा रेड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने अभी दूसरा बैकग्राउंड लगाया है, क्योंकि बैकग्राउंड अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए दांत फिर ऐसे बिल्कुल रेडिश हो जा रहे हैं, टीथ, दिक्कत आ रही है इनमें, कॉन्ट्रास्ट शायद ज्यादा है थोड़ा सा। हाँ बच्चों, किसने आंसर दिया? एक स्टूडेंट ने आंसर निकाला है, बट देखो लॉजिकली देखो, श्रेया आप अपने आंसर को लॉजिकली चेक करो। आपने क्या करा, आपने इसको डायरेक्ट ही ज्वाइन करने की कोशिश करी, आपने इसको डायरेक्ट ज्वाइन करने की कोशिश करी। अगर आप पार्टिकल को फेंकेंगे तो क्या वो सीधा इस स्ट्रेट लाइन पर जाएगा क्या? अगर आप देखेंगे, अगर आप डायरेक्ट भी ज्वाइन करते हो तो ये एंगल आता है आपको 37 डिग्री, 37 डिग्री, tan थीटा 3/4। आपको डेफिनेटली ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो आपका जो आंसर आएगा इट विल बी मोर देन 37 डिग्री, क्योंकि 37 डिग्री पर अगर आपने इधर थ्रो कर दिया तो नीचे कहीं हिट करेगा। देखो ये जिंदगी का भी एक नियम है, जो भी आपका टारगेट, जो भी आपका एम होता है, टारगेट हमेशा उससे ऊपर डिसाइड किया जाता है, टारगेट हमेशा उससे ऊपर डिसाइड किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, टारगेट जो भी आपका जिंदगी का एम है, टारगेट हमेशा उससे ऊपर ही डिसाइड किया जाता है। तो वही चीज हम यहां पर भी ले रहे हैं। ये एंगल हमें पता नहीं है थीटा कितना है, बट अगर हम इस पॉइंट को 0,0 मान लें और जब ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता 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 इस टावर के टॉप पर जाएगा, ये टावर के टॉप पर जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसके मोशन को तोड़ेंगे, एज यूजुअल जैसे भी हम हमेशा मोशन को तोड़ते हैं, मोशन अलोंग एक्स, मोशन अलोंग वाई, तो प्राइमरी लेवल पर यूएक्स एक्स कंपोनेंट बन जाएगा इसका 20 cos थीटा और y कंपोनेंट बन जाएगा 20 sin थीटा। ये दो कंपोनेंट तो हम लोगों ने निकाल ही लिए, 20 cos थीटा एंड 20 sin थीटा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों कि ये पार्टिकल इस पोजीशन पर गिरेगा, तो जब इस पोजीशन पे गिरेगा तो बता सकते हो कि इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जल्दी से बोलो, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जल्दी से बोलो बच्चों, हेलो, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताइए जब ये उस टावर को हिट करेगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा हूं, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, एक्स डायरेक्शन का। तो एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 मीटर जब ये उस टावर को हिट करेगा। देखिए भले ही ये ऐसे जा रहा है तो ये हो जाएगा इसका नेट डिस्प्लेसमेंट, बट आपको नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए, ये वाला कंपोनेंट जो बन गया 4 मीटर। अच्छा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखकर बताओ कितना हुआ? वाई डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे 3 मीटर। वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन कोई पूछे तो -g, एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट पूछे एक्सेलेरेशन का तो 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम एक ऐसी चीज होती है जो x और y दोनों में कॉमन होता है। टाइम एक ऐसी चीज है जो x एंड y दोनों में ही कॉमन है। तो हम लोगों ने क्या करा, नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूं, कॉपी कर लीजिए फटाफट, यहां तक नेक्स्ट पेज पर मैं लेके जा रहा हूं, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी करिए, कॉपी कर लिया? ओके, नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या करा बच्चों, एक्स डायरेक्शन में vx इंटू टी की इक्वेशन लिख दी और y डायरेक्शन में uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी की इक्वेशन लिख दी, टी स्क्वायर। sx की अगर हम लोग बात करेंगे तो sx हम लोगों ने देखा था 4 मीटर था और ये कंपोनेंट था 20 cos थीटा इंटू टाइम, जबकि y डायरेक्शन में हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर था और uy था
20 sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अगर बच्चों मैं इसको जनरल तरीके से भी सॉल्व करूंगा तो मैं Sx को इन जनरल x ले लूंगा और Sy को अभी थोड़ी देर बाद में इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आपको याद करा दूंगा, बट मैं आपको पहले सही तरीका सिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं दोनों में से t कॉमन है तो यू कैन एलिमिनेट द t। तो टाइम को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो 20, एक सवाल करवाया था मैंने आपको पहले, इसका वैल्यू डाल देंगे 4 cos थीटा, तो 3 इज इक्वल टू 20 sin थीटा इंटू 4 बाई 20 cos थीटा माइनस का g बाई 2 इंटू 4 अपॉन 20 cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक थीटा में इक्वेशन बन चुकी है, इस थीटा की इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करना चाहता तो अब मैं उसको एक मतलब और सिखवाता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक फॉर्मूला रट लेते हैं, बट ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, हमेशा वैलिड नहीं है बच्चों। ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में वैलिड है, हमेशा वैलिड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल की बजाय किसी और एंगल पे बना दिया, तो ये मेथड नहीं लगेगा। तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये मेथड वैलिड है कि मैंने हॉरिजॉन्टल को ले लिया एक्स एक्सिस और वर्टिकल को ले लिया वाई एक्सिस। यहां से हम किसी भी पार्टिकल को थ्रो करते हैं और वो पार्टिकल जाता है विद सर्टेन स्पीड u, एंड ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी देयर इज अ पॉइंट x, y। तो अगर आप x, y देखेंगे तो अल्टीमेटली x बन जाएगा sx और y डैश का डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा sy, दैट इज अ y, ठीक है ना। ये इनका सभी बच्चे थीटा लिख देंगे। अगर आप बिल्कुल प्रीवियस प्रोसेस की तरफ से देखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी और y का वैल्यू हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और जब आप टाइम को एलिमिनेट करेंगे, टाइम को हटाएंगे, इफ यू एलिमिनेट द टाइम, टाइम को एलिमिनेट करने के बाद एक इक्वेशन आ जाती है, उस इक्वेशन को आप डायरेक्ट रख लीजिए, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ चुकी है जो हर उस केस में वैलिड होगी, हर उस केस में वैलिड होगी जहां पर आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस x मानी है और वर्टिकली आप एक्सिस y मानी है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए। और जिस बच्चे को ये इक्वेशन डायरेक्ट याद है तो वो जो हमने ये इतना लंबा प्रोसीजर किया उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, 1% जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको 4,3 दिए थे, 4,3, यू कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन विद द 4,3। तो जैसे आप सेटिस्फाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan थीटा माइनस g का वैल्यू अगर मैं 10 पकड़ता हूं तो जाएगा 5, g बाई 2 हो जाएगा 5x, x का स्क्वायर हो जाएगा 16 होल डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, u था आपके पास 20, u दिया हुआ था आपको 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज अ सिंगल इक्वेशन इन थीटा। हालांकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसे में अगर ऑप्शन में आ जाए तो ऑप्शन से आप सेटिस्फाई करवा के भी चेक कर सकते हैं कि थीटा का कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करवाना है। कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी करिए। ओके डन, सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया। पार्थ, कोई डाउट है? नो सर। श्रेया, हेलो श्रेया सिंह, समझ में आ रहा है बच्चों? कॉपी कर लो यहाँ तक का। तो ये डायरेक्ट आपकी मेमोरी में होना चाहिए, इट शुड बी इन द मेमोरी। y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बट इसके पीछे कंडीशन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी x एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस शुड बी y एक्सिस। चलिए नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं।
मान लेते हैं ये हमारे पास इस टाइप की स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप्स के बाद स्टेप्स है, किसी भी एक स्टेप की हाइट हमें h दे रखी है और विड्थ w दे रखी है। जो डेप्थ है किसी भी एक स्टेप की, जैसे सीढ़ियां होती है घरों में, उन्हीं स्टेप्स की बात कर रहे हैं, उन्हीं स्टेप्स की बात कर रहे हैं। और वर्टिकल प्लेन में है, नीचे की तरफ जाएंगे तो वर्टिकल हाइट उसकी h है और हॉरिजॉन्टल विड्थ उसकी w है। यहां से एक बॉल है जो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी v से आती है या u से आती है, u मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी, u वेलोसिटी से आ रही है बच्चों, u वेलोसिटी से आती है। और ये बोला जाता है कि दिस बॉल हिट्स टिप, जिसको हम एज भी बोल सकते हैं, ऑफ nth स्टेप। nth स्टेप का मतलब समझना बच्चों, अगर मान लो ये बॉल टिप, एक तो यहां पर टकराएगी, बीच में नहीं टकराएगी, बीच में नहीं टकराना है, एज पर टकराना है। अगर ये यहां पर टकराती है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर ये सेकंड स्टेप पर टकराती तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऐसे ही एग्जामिनर ने कोई nth स्टेप बना रखी होगी यहां पर, तो ये किसी nth स्टेप के बिल्कुल एज पर टकराती है, ऐसा एग्जामिनर ने बोला है। फ्रॉम द गिवन डाटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, फ्रॉम द गिवन डाटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n। सभी बच्चों को करना ही है। एक बॉल को हमने रोल कराकर छोड़ दिया विद सर्टेन स्पीड u, और एग्जामिनर बोलता है कि अगर ये nth स्टेप के एज पर टकराती है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस n इन टर्म्स ऑफ गिवन u, h एंड w। सभी बच्चे ट्राई करें, n का वैल्यू चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, 2 डायमेंशनल मोशन का सवाल है। सभी बच्चे ट्राई करें। और जिससे पूछूंगा वही यहां से बताएगा आपकी बार। सूर्यांश 13 नंबर आने वाला है बेटा, इस बार करके रखना पहले से होमवर्क। मैं पहले बता देता हूं, सूर्यांश तेरे से पूछूंगा आंसर इसका। अंकिता का भी नंबर आने वाला है। सभी बच्चे ट्राई करें। सोचो कैसे करेंगे। ओके, पार्थ का आंसर आ चुका है, पार्थ का आंसर आ चुका है। अंकिता तुम्हारा आंसर बहुत फास्ट आता था, आज आंसर बहुत स्लो हो रहा है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फास्ट आंसर आना चाहिए। पार्थ क्या करा ये बता दे मुझे तू। सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इक्वेशन लगा दी। वेरी गुड। सूर्यांश, सूर्यांश यस सर। क्या करना चाहिए बता। सर कर रहा हूँ एक सर। देखिए मेरे को सवाल नहीं करना है, मेरे को सवाल करना होता तो मेरे को तो सब सवाल आते थे, आपको सवाल करना है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सुनो बच्चों, सबको 30 सेकंड का समय और देता हूं, ट्राई करिए। 30 सेकंड का समय है सभी बच्चों के पास। कर लिया सभी ने? चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले हमारी एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये बन गया एक्स एक्सिस, और एज यूजुअल हमने ऊपर की तरफ बना लिया वाई एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब अगर ये nth स्टेप को हिट करता है, पार्टिकल nth को करता है, आप चाहे तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अभी हमने जस्ट ट्रैजेक्टरी की बात करी थी, वो भी लगा सकते हैं। बट जैसा कि मैं आपको कभी भी कोई चीज रटवाता नहीं हूं, तो मैं यहाँ भी नहीं रटवा रहा हूं, और यहाँ पर भी मैं आपको प्रोसेस ही लिखवा रहा हूं।
अगर बच्चों आप देखेंगे कि जब ये nth स्टेप पे टकराएगा तो x डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा sx वो बन जाएगा n टाइम्स w बनेगा, और नीचे की तरफ जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा sy वो बन जाएगा nh, जिसको एरो के वाइज हमने नीचे शो किया, मतलब ये नेगेटिव काउंट होगा। तो वही हमने जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को तोड़ते हैं x और y में, वैसे ही हम लोगों ने x और y में तोड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा, अंकिता का भी आंसर आ चुका है, अंकिता का भी आंसर आ चुका है। x और y में हमने इस मोशन को तोड़ा। सबसे पहले देख के बताइए x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, x डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, x डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? x डायरेक्शन में पूरी की पूरी u है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली बॉल आ रही थी। y में 0 है, तो y में एक तरह से फ्री फॉल वाला केस हो चुका है, y में फ्री फॉल वाला केस हो चुका है। अगर यहां तक आने में बॉल को टाइम t लगता है, बॉल को टाइम t लगता है, तो आप लिखेंगे nw इज इक्वल टू u इंटू टी। ये मैंने sx बराबर ux इंटू टी की इक्वेशन लगा दी है बच्चों। इसी प्रकार से मैं sy बराबर uy t की इक्वेशन लगा रहा हूं। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस का nh, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सीलरेशन बनेगा माइनस का हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। वापिस आप टाइम को गायब कर दीजिए, टाइम को गायब करते आपको वापिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। तो मैं टाइम का वैल्यू हटा रहा हूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। तो NH इज इक्वल टू हाफ जी इंटू एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। एक एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां से एन का वैल्यू निकल जाएगा 2u स्क्वायर h अपॉन gw स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चा चाहे इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी यूज कर सकता है, उसमें केवल कोऑर्डिनेट आपको सेटिस्फाई करवाने पड़ेंगे x और y वाले। कॉपी कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके बच्चों, कर लोगे इस टाइप से सवाल? अब एक सवाल मैं आप लोगों को आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मैं अभी एकदम से सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा सा टफ सवाल है। तो आप एक बार घर पे से आराम से ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है लिखिए। ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको अभी मैंने यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन के नाम से शो किया है। इट इज अ एंटी एयरक्राफ्ट गन विच कैन प्रोजेक्ट अ पार्टिकल। पार्टिकल नहीं होगा एक्चुअली, ये बॉम्ब होगा, बुलेट होगी, एंड इट कैन फायर विद मैक्सिमम स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। इट इज अ एंटी एयरक्राफ्ट गन। ठीक है, इट इज एंटी एयरक्राफ्ट गन and this gun can adjust its orientation from 0 to 90 डिग्री। मतलब ये किसी भी एंगल पे फायरिंग कर सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है, एनिमी का फाइटर प्लेन है। ठीक है, ये फाइटर प्लेन जो है यहां से 250 मीटर की हाइट पर 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। इट इज एनिमी एयरक्राफ्ट। तो ये एनिमी एयरक्राफ्ट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऐसे क्रॉस करता हो जाएगा। ठीक है ना, शायद ये एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज में भी आ सके। आपसे सवाल में ये पूछा है, फाइंड दैट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच aircraft is in danger zone। डेंजर जोन हम उस चीज को मार रहे हैं जहां पर ये बुलेट उस एयरक्राफ्ट को हिट कर सकती है, एंड यू आर फ्री
यू आर फ्री टू चूज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स नहीं किया गया है, इट इज फ्री। तो सभी बच्चों को ये ट्राई करके लाना है आराम से। थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का कोई कॉन्सेप्ट होता होगा, उसको भी ट्राई करना। या आपके लिए, आपको मैं होमवर्क देता हूं घर के लिए, सभी बच्चों को ट्राई करके लाना है। ओके, सभी बच्चों को क्या हुआ बच्चा? एंगल, हाँ एंगल तो देखो क्या होता है कि अगर देखो आपको शत्रु के जहाज को उड़ाना है तो वहां पे कंस्ट्रेंट नहीं लगते, यहां पर आप एंगल अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। और इस प्रकार से एडजस्ट करना कि आपको बताना है कि फाइंड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच एयरक्राफ्ट, मैक्सिमम टाइम इंटरवल, फाइंड द मैक्सिमम टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द एयरक्राफ्ट, एनिमीज एयरक्राफ्ट इज इन डेंजर जोन। ठीक है ना, डेंजर जोन का मतलब जब तक वो उड़ जाएगा। और ध्यान रखना, एनिमी एयरक्राफ्ट हमेशा एक कांस्टेंट हाइट 250 मीटर की हाइट पर ही उड़ेगा इन द सेम फील्ड। चलिए सभी बच्चों को यहां तक करके लाना है, ये सवाल ट्राई करके लाना है। अब हम लोग थोड़ा सा रेंज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जो हम लोगों ने करा था उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करी थी, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करी थी, तो वो रेंज कुछ इस प्रकार से आई थी पार्टिकल की, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल रेंज इस प्रकार से बोला था, जो बेसिकली एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था। याद होगा जब हमने हॉरिजॉन्टल रेंज एसएक्स निकाली थी और रेंज बोला था, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट बोला था, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाकर। याद रखना यहाँ पर एयर ब्लो नहीं कर रही है, विंड नहीं है, किसी भी प्रकार की एयर रेजिस्टेंस नहीं है। Vx की बात करेंगे तो Vx हमारे पास था u cos थीटा, इनटू टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइम हम लोगों ने निकाला था 2u sin थीटा बाई जी। याद होना चाहिए सभी बच्चों को। तो यहां से रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं हम इस थीटा को वेरी करवाते हैं, थीटा को डिफरेंट एंगल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो बताइए 0 डिग्री पर रेंज, 0 डिग्री प्रोजेक्शन, अगर हम 0 डिग्री पर फायरिंग कर देंगे बच्चों, तो 0 डिग्री पर रेंज कितनी मिलनी चाहिए? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर अगर हम फायरिंग कर देंगे तो रेंज कितनी मिलेगी? सोचो ना, फॉर्मूला है सिंपल सा, फॉर्मूले में डाल दो। 0 डिग्री पर फायरिंग करेंगे तो रेंज कितनी मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है 0 मिल जाएगी। साइन 0 रखोगे, जिसका प्रैक्टिकल मतलब होगा कि जब आप 0 डिग्री पर फायरिंग करोगे तो उसको चलने का टाइम नहीं मिल पाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री डाल देंगे तो बताओ रेंज कितनी मिलेगी? 0 डिग्री पर तो 0 है, 90 डिग्री पर रेंज बताओ कितनी आ रही है? 90 डिग्री पर रेंज कितनी आ रही है? अगर आप 90 डिग्री बिल्कुल ऊपर की तरफ फायरिंग करोगे तो ये ऐसा ऊपर जाएगा और सीधा का सीधा उसी पॉइंट पे गिर जाएगा जहां से वो फायर किया गया था। तो हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों के ऊपर रेंज कितनी आ रही है? 0 आ रही है। क्या ऐसे अदर्स एंगल के ऊपर भी आएगी? उसको एक मिनट के लिए चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दो केस लेके चलते हैं। केस नंबर 1 जिसमें प्रोजेक्शन एंगल अल्फा है, और केस नंबर 2 जिसमें प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस अल्फा है। सभी बच्चे चेक कर सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो पहले केस में जब हम रेंज निकालेंगे तो वो हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, और सेकंड केस में जो रेंज निकल कर आएगी वो हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस अल्फा बाई जी। और सभी बच्चों को पता होगा ये भी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी हो जाएगी। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो रेंज होती है वो सेम आती है। सेम आने का फिजिकल मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों ने 0 डिग्री पर फायरिंग करी तो रेंज 0, 90 डिग्री पर फायरिंग करी तो भी रेंज 0। अगर आपने 30 डिग्री पर फायरिंग करी, 30 डिग्री पर, तो कुछ रेंज आएगी। ठीक है ना, 30 डिग्री पर मान लेते हैं कुछ रेंज आई। 30 डिग्री पर फायरिंग करी तो कुछ रेंज आई, 30 डिग्री की फायरिंग मानते हैं इसको। 30 डिग्री पर फायरिंग करी तो कुछ रेंज आई। तो 60 डिग्री
60 डिग्री पर अगर आप फायरिंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री में वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ जाएगा तो हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट ये हाइट ध्यान रखना प्रीवियस केस के मुकाबले कम होनी चाहिए। ये ऐसा कुछ हो गया, तो 60 डिग्री पर भी रेंज सेम आ रही है। मैक्सिमम रेंज बताइए किस एंगल पे आएगी, मैक्सिमम रेंज थीटा की किस वैल्यू पर आएगी? सभी बच्चे कमेंट में आंसर लिखेंगे, कमेंट में आंसर लिखेंगे। चलो बता दिया, 2 बच्चों ने बता दिया। अब मैं सूर्यांश से पूछूंगा इसका आंसर। सूर्यांश तूने कैसे कैलकुलेट किया ये बता। हेलो सूर्यांश, कैलकुलेट कैसे किया? 45 डिग्री तूने आंसर सही दिया है, बट कैलकुलेट कैसे किया ये बता। माइक खराब है क्या तेरा? माइक खराब है तो कमेंट में लिख। श्रेया तुमने बताओ, तुमने कैसे 45 कैलकुलेट किया? मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, मुझे मेथड में इंटरेस्ट है। अनम्यूट कर तो रखा है मैंने आप लोगों को, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है मैंने आप लोगों को। माइक काम नहीं कर रहा तुम्हारा। पार्थ तू बता तूने कैसे निकाला? सर sin टू थीटा 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। अच्छा, सभी बच्चों ने ऐसे किया है क्या? बेटा मैं इस मेथड को नहीं बताता, हालांकि इस जगह ये मेथड लग रहा है, बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट दिस इज अ करेक्ट मेथड, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा तो मैं जनरल मेथड बताऊंगा। ये बात बहुत सिंपल है कि सभी बच्चे देखेंगे कि सर थीटा बराबर 45 डालेंगे तो sin 2 थीटा मैक्सिमम आ जाएगा और रेंज का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड। द जनरल मेथड इज यू शुड टेक द डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन, दिस इज द करेक्ट मेथड। हालांकि ये मेथड आपको लगेगा कि सर क्या बता रहे हो सर, इतना सिंपल सवाल है फिर भी लंबे मेथड से बता रहे हो, क्योंकि मुझे आगे की फिजिक्स भी पढ़ानी है आप लोगों को। मैं केवल ये सवाल नहीं करवाना चाहता, मैं आपके अंदर 2-4 फॉर्मूले नहीं रखवाना चाहता, मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूं। मैंने आपसे पूछा मैक्सिमम, मैक्सिमम जब भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के किसी भी सवाल में मैक्सिमम और मिनिमम शब्द को सुनते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम शब्द को सुनते हैं और उस शब्द को सुनकर आप सबसे पहले दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ला सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेटिव का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, इसमें तो बहुत खतरनाक व्यूज आ रही है। तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव निकालते समय u स्क्वायर बाय जी आ जाएगा, sin 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, जीरो डालेंगे, जीरो डालेंगे तो cos 2 थीटा 0 हो जाएगा, मतलब 2 थीटा 90 हो जाएगा और थीटा 45 हो जाएगा। आंसर वही आया, बट मैंने लंबे तरीके से बताया। मैंने इस तरीके से इसलिए बताया क्योंकि फ्यूचर में टफ सवाल में भी ये मेथड लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज आपको जाएगी 45 डिग्री पर, 45 डिग्री फेंकने पर आपको रेंज सबसे ज्यादा जाएगी। ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है क्योंकि रेंज तो बढ़ेगी बट हाइट कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये रेंज आ गई आपको, मैक्सिमम रेंज आ चुकी है, दिस इज द मैक्सिमम रेंज, ठीक है। और ये मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी बच्चों? u स्क्वायर बाई जी। कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब देखिए जो भी फॉर्मूले हमने थोड़ा सा पढ़ा है उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूले देखो मैं इसके लिए बताता हूं ताकि स्पीड बढ़ जाए। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थी, आप इसको ऐसे रख सकते हैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन 2 इनटू मॉड ऑफ a y। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकाला था? 2u sin थीटा बाई जी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 2u परपेंडिकुलर अपॉन मॉड ऑफ a y। और लास्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला दिया था, उसको आप ऐसे भी रख सकते हैं 2ux इंटू यू आई अपॉन मोड ऑफ ए वाई। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, आप नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया सभी ने? एनी डाउट? चलिए, अभी तक हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल कर रहे थे, अभी हम टावर टू ग्राउंड के प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल करते हैं। टावर टू ग्राउंड,
कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस पढ़ाते समय एक वैरायटी बना दी गई है, बाकी कॉन्सेप्ट नया नहीं है। ये एक टावर है और मान लेते हैं इस टावर की हाइट h है ना, और इस टावर के बिल्कुल टॉप से, जैसे आपके घर में आपके अगल बगल में जो भी एक बिल्डिंग हो, अगर आप खुद बिल्डिंग में रहते हैं तो उस बिल्डिंग के टॉप से आपने एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया विद सर्टेन एंगल थीटा। तो सभी को पता है कि ये पार्टिकल ऐसे आएगा और ग्राउंड को कुछ ऐसे हिट करेगा, ग्राउंड को कुछ ऐसे हिट करेगा ये, ठीक है ना। अब इसमें मैं बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूं, जैसे प्रोजेक्शन स्पीड u है, हिटिंग स्पीड v है, क्या हम इस हिटिंग स्पीड को निकाल सकते हैं बच्चों? ठीक है ना, बनाइए इसको, बनाइए। एक सवाल पूछ लिया बच्चों मैंने आपसे कि हमने ये टावर के हाइट, जिसकी h हाइट थी, इस टावर के टॉप से प्रोजेक्शन स्पीड u कांस्टेंट रखते हुए, प्रोजेक्शन स्पीड u कांस्टेंट रखते हुए पार्टिकल को थ्रो किया। नाउ यू आर फ्री टू चूज द एंगल। आप इसको अलग अलग एंगल पर फेंक सकते हो, जैसे आप 0 डिग्री पर फेंक सकते हो, आप 90 डिग्री पर फेंक सकते हो, आप 45 डिग्री पर भी थ्रो कर सकते हो। यू कैन थ्रो इट एट डिफरेंट एंगल। ये पूछा है कि जो हिटिंग स्पीड होगी v, ये इनमें से किस एंगल के लिए सबसे ज्यादा निकल कर आएगी। ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, आप कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब हुआ कि आपने बिल्कुल ऊपर फेंक दिया, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब हुआ कि आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, और थीटा बराबर 45 का मतलब है कि आपने किसी एंगल पर फेंका। बताइए किस केस में सबसे ज्यादा स्पीड आएगी। सभी बच्चे ट्राई करें, सभी को 30 सेकंड का समय दिया जाता है। एक ऑप्शन और बोलते हैं, एक ऑप्शन और है, और ऑप्शन है ई, नन। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का क्या मतलब, क्या पता हो सकता है कि नीचे की तरफ फेंकने से ज्यादा स्पीड आती हो। अगर हम नीचे की तरफ फेंक देंगे तो क्या पता ज्यादा स्पीड निकलती हो। तो एक ऑप्शन और डाल दिया, नन। सभी बच्चे ट्राई करें और अपना आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। At what angle of projection we should project this particle so that the hitting speed will be maximum? ग्राउंड को जब ये हिट करेगा तो सबसे ज्यादा स्पीड निकल के आएगी बच्चों। क्या करना चाहिए? सभी ट्राई करो। एक ही बच्चे का आंसर आया है अभी तक, एक ही बच्चे ने आंसर शो किया है। सही है या गलत है वो मुझे पता नहीं है, अभी तक आंसर की अभी आउट नहीं हुई है। नहीं, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ बेटा। आपके दिमाग में अगर डाउट चल रहा है तो यू कैन लीव। देखिए, पेपर में नंबर लाने का एक तरीका ये नहीं होता कि हम सारे सवाल अटेम्प्ट करें। पेपर में नंबर लाने का एक तरीका ये भी होता है कि जो सवाल में हमारा कॉन्फिडेंस कम है हम उसको छोड़ दें और आगे के सवाल की तरफ बढ़ें। बट ये तो पेपर है नहीं, तो यहाँ तो आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ तो आपको हर सवाल अटेम्प्ट करना है। तो दिमाग में अगर आपके कोई शंका है तो पेपर में जरूर आप उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हो, बट यहाँ तो हमारे पास कोई पेपर हो नहीं रहा है, यहाँ तो क्लास नोट चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए। अंकिता, आंसर बता क्या आ रहा है तेरा? भानु? सर 90 डिग्री। पक्का? खतरनाक आंसर। अच्छा, कैसे आया 90 डिग्री, ये समझा? सर 90 डिग्री से सर हाइट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मतलब एक्सीलरेशन ज्यादा टाइम तक लगेगा। ओके ओके, कोई और बच्चा है? अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि फिजिक्स का कोई भी सवाल जब हम लोग देखते हैं ना तो हमें बहुत सिंपल लगता है, बट जब उसकी और हम उसका आंसर भी देकर आ जाते हैं,
बट जब हम उसकी आंसर की देखते हैं ना तो आंसर की में कुछ और ही दिया होता है। इस चीज को समझना। उसका कारण ये होता है कि जब हम किसी भी फिजिक्स के सवाल को देखते हैं तो क्योंकि फिजिक्स फिजिकल है, हमारे आसपास सराउंडिंग में होने वाली फिनोमिनास है, तो हम उसके ऊपर जो सर ने लॉ सिखाए हैं, नियम सिखाए हैं, उनको तो नहीं लगाते। और जो बचपन से देखते हुए आए तो बचपन से तो हम ये देखते हैं कि पेड़ कभी चलता नहीं है, इंसान ही चलता है। जबकि फिजिक्स में तो अभी हम थोड़ी देर बाद पेड़ को चला देंगे और इंसान को रोक देंगे। तो बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चों आपको सोचने की आदत डालनी है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूं तो मैं इसको, चूंकि सर आपने वी के मैक्सिमम की बात करी है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूंगा। मुझे आपने ग्राउंड दिया है, ग्राउंड के ऊपर एक टावर दिया है, और टावर पे मान लेते हैं हमने u को थीटा एंगल पर फेंका और थीटा का मैंने जनरल फंक्शन ले लिया। और जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, तो मैंने मोशन को x में और y में तोड़ता हुआ मान लिया। तो x डायरेक्शन का मोशन अलग से देखेंगे, y का अलग से देखेंगे। छोटा सा लिख देते हैं, चलो इतना बड़ा स्पेस नहीं कवर करते हैं। x का मोशन अलग से देखेंगे और y का मोशन अलग से देखेंगे। x डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा और y में हो जाएगी u sin थीटा। चूंकि हमने x अभी भी हॉरिजॉन्टल लिया है तो ax 0 होगा और ay हमारे पास होगा माइनस का g। मेरे ख्याल से यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं क्या हुआ कि जो y वाला है, तो इमेजिन करना कि एक पार्टिकल को आपने u sin थीटा से ऊपर फेंक दिया, जो हमने 1D के अंदर करा था, और ये पार्टिकल ऊपर गया, ये पार्टिकल ऊपर गया और ऊपर जाकर ऐसे आ गया। ये तो हो गया 1D का मोशन, x वाला, सॉरी y वाला। ऐसे हम इमेजिन कर लेंगे कि एक दूसरा मोशन, और जो रिजल्टेंट मोशन है वो है ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे नीचे गिर रहा है। इसका मतलब जिस समय ब्लैक वाला यहां होगा, ब्लैक वाला यहां होगा, तो एक्स वाला इस जगह जा रहा होगा और y वाला नीचे आ रहा होगा। इज इट क्लियर? अब एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि वो किस स्पीड से टकराएगा, तो ये स्पीड मुझे पता नहीं है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। बट जैसा कि आपको पता है कि हम कभी भी ओरिजिनल पार्टिकल का कोई कंपोनेंट निकालते हैं, हम केवल x और y का कंपोनेंट निकालते हैं और सुपर पोजिशन लगाकर उसको जोड़कर आंसर देते हैं। तो मान लिया कि जिस समय ये हिट कर रहा होगा उस समय वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx होगा, y कंपोनेंट vy होगा। x कंपोनेंट तो हमें ये वाला पार्टिकल दे देगा और x का कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट है, यानी vx तो u cos थीटा हो जाएगा। और y कंपोनेंट हम इस वाले से निकाल लेंगे, ये y कंपोनेंट हो जाएगा। चूंकि मेरे पास टावर की हाइट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है h, तो मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy वाला फॉर्मूला लगा दिया, y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दी। vy स्क्वायर मुझे निकालना है, uy स्क्वायर मुझे u sin थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, एक्सेलरेशन माइनस g दिख रहा है, और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस h लिखेंगे या माइनस h लिखेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट प्लस h लिखेंगे या माइनस h लिखेंगे? बोलो। माइनस h, क्योंकि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और एरो नीचे की तरफ आएगा। और बाय डिफॉल्ट हम ये बोल चुके हैं जो भी चीज राइट में मेजर होगी वो प्लस है, जो कि ऊपर मेजर होगी वो भी प्लस है, तो जो नीचे मेजर होगा वो नेगेटिव है। यहां से बच्चों मैंने vy स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया और यहां से मैंने vx स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। पार्टिकल की स्पीड vp मुझे निकालनी थी, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों vp इज इक्वल टू रूट ओवर vx स्क्वायर vy स्क्वायर होगा। सबको पता है ये, तो मैग्नीट्यूड निकाला एक वेक्टर का। तो vp का वैल्यू डाल दो, vp vx का वैल्यू डाल दो, तो vx का वैल्यू जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब डाल दो vy, तो vy आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। बच्चों देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, मुझे आंसर लिखकर बताना। आंसर बताओ बच्चों कितना आ रहा है इसका आंसर।
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया, यू स्क्वायर। अरे इसमें से तो थीटा ही गायब हो गया, इसमें से तो थीटा ही गायब हो गया। थीटा गायब होना किस चीज को समझाता है आपको, थीटा गायब हो चुका है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, हेलो। मतलब सर थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है अभी ये। तो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा यार, ये प्रैक्टिकली नहीं समझ में आया कि सर थीटा पे कैसे डिपेंड नहीं करेगा। आंसर तो आ गया, इसका मतलब हमारा देखो आंसर क्या आ गया, प्रीवियस केस का आंसर आ गया सेम फॉर ऑल, डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया सेम फॉर ऑल। बट यार ये क्या चीज हुई सर, सेम मतलब किसी भी एंगल पर फेंको, सही है क्या बच्चों ये, हेलो। अब आया तो सही होगा, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा यार, पूरी मैथमेटिक्स लगाइए, कहीं से कहीं कोई गड़बड़ भी नहीं करी। देखिए इसके पीछे के अगर हम लोग फिजिक्स देखेंगे तो वो थोड़े समय के बाद समझ में आएगी जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे। आप ये देखिए इसको नीचे खींचकर कौन ला रहा है, नीचे खींच के ला रही है ग्रेविटी। वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं समझना बच्चों, नीचे खींच के ला रही है ग्रेविटी, लॉजिकल समझा रहा हूं कि यार आंसर कैसे सेम आया। अब आप किसी भी एंगल पर फेंक दो, किसी भी एंगल पर फेंक दो, फेंकने का इनिशियल पॉइंट तो आपका फिक्स था, जो हाइट थी आपकी वो तो फिक्स थी, आप हमेशा यहीं से फेंक रहे थे। इज इट क्लियर? अच्छा जो नीचे खींच के ला रहा है वो ग्रेविटी है mg। ये बताओ ग्रेविटी x में लग रही है या y में लग रही है, तो आप कहेंगे ग्रेविटी y में लग रही है, वर्टिकल में लग रही है। अब ये बताइए कोई भी पार्टिकल किसी भी एंगल पर फेंको, किसी भी एंगल पर फेंको, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो क्या y डायरेक्शन में, ध्यान रखना मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, y डायरेक्शन में सभी का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, -h। तो सभी के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स mg y डायरेक्शन में सेम है, सभी का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं है बच्चों? और ग्रेविटी ही तो है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, और फोर्स ही होता है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। तो यहाँ वेलोसिटी तो सेम नहीं आएगी बट उसका मैग्नीट्यूड, स्पीड सेम आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम देखेंगे ग्रेविटी का जो वर्क आएगा सभी पर सेम आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बन चुका है, इसको ध्यान रखना, किसी भी एंगल पर फेंको फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम। कॉपी कर लो, किसी भी हाइट पर फेंको फर्क नहीं पड़ता है, आंसर विल बी सेम। और ध्यान रखना हर सवाल को ऐसे करना है, दो मोशन में, दो पार्ट में तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपी कर लिया सबने? ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए अब ऐसे कैसी भी मैं वैरायटी बना सकता हूं, टावर से ऊपर से नीचे का मोशन, नीचे से ऊपर का मोशन। मोशन वही है, सब जगह आपको एक्स और वाई दो पार्ट में सवालों को तोड़ना है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और मैं आपको करा देता हूं। मान लेते हैं कोरोना का इफेक्ट आया हुआ है, कोरोना का इफेक्ट है, और कोरोना के इफेक्ट से आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, आप कहीं जा नहीं सकते, बट क्या है कि आपको जनता की मदद करनी है और मजबूरी में आपके पास कुछ फूड पैकेट है और आप यहां खड़े हो बिल्कुल टॉप ऑफ टावर पे, टॉप ऑफ टावर पे खड़े हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक फूड पैकेट नीचे भेजना है, नीचे इस बंदे को देना है ना, इस बंदे को देना है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं 20 मीटर है और टावर की हाइट भी 20 मीटर है, टावर की हाइट भी 20 मीटर मान लेते हैं। अब गलती से क्या हुआ कि आपने फूड पैकेट दोनों उस बंदे को जोड़ने वाली लाइन की तरफ यू की स्पीड से फेंक दिया, यू का वैल्यू ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। मेरा ये सवाल है कि अगर ये बंदा ए इसी जगह खड़ा रहा तो क्या इसके हाथ में फूड पैकेट जाएगा या नहीं जाएगा?
इस ए के हाथ में फूड पैकेट जाएगा या नहीं जाएगा बच्चों? सभी ट्राई करें। हाँ, एक ही बच्चे को समझ में आया? बाकी का भी कमेंट आना चाहिए फास्ट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। उस बंदे के हाथ में फूड पैकेट जाएगा या नहीं जाएगा? जल्दी से ट्राई करो सभी बच्चे। उस बंदे के हाथ में फूड पैकेट जाएगा या नहीं जाएगा? सभी बच्चे ट्राई करें। अरे सीधी सी बात है, नहीं जाएगा भैया। ये फूड पैकेट स्ट्रेट लाइन पर थोड़ी ना जाएगा, ग्रेविटी लग जाएगी और ग्रेविटी लगते ही ये फूड पैकेट थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, तो यहाँ कहीं गिर जाएगा, यहाँ कहीं गिर जाएगा। अब सवाल सुनना बच्चों, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जैसे ही आपने फूड पैकेट को थ्रो किया, एज मैन बी थ्रोस food packet, A realized that it will not come to me, therefore I should run to collect it. ए को रियलाइज हो गया कि वो पैकेट उसके पास नहीं आने वाला, तो उसी समय ए ने रन चालू कर दिया। ध्यान रखना, जिस समय उसने फेंका ठीक उसी समय। व्हाट शुड बी कांस्टेंट स्पीड ऑफ ए सो दैट ही कैन कलेक्ट पैकेट before packet hit the ground। फटाफट बताइए सवाल का आंसर। वो पैकेट उसको अपने हाथ में लेना है, कैच करना है, और इस बंदे एक की हाइट 0 माननी है। एक की हाइट आपको 0 मानकर चलनी है बच्चों, सभी बच्चे ट्राई करें। इस एक की हाइट आपको 0 माननी है, एक की हाइट आपको 0 माननी है, सभी बच्चे ट्राई करें। पैकेट ध्यान रखना उसके हाथ में नहीं आ रहा था, ऐसा उसको रियलाइज हो गया, तो उसने क्या करा, इधर से रनिंग चालू करी और ठीक उसी समय चालू करी जिस समय फूड पैकेट गिरने वाला था, और इसने यहाँ कहीं बीच में कैच कर लिया। अब आपको बताना कितनी स्पीड से उसको रन करना चाहिए कि फूड पैकेट उसके हाथ में आ जाए, और ये स्पीड कांस्टेंट है। सभी बच्चों को समय दिया जाता है 1 मिनट का, 1 मिनट का समय दिया जाता है। सभी बच्चों को समय दिया जाता है 1 मिनट का। हेलो, यस, ट्राई किया किसी ने? अब एक एंगल तो यार मुझे पता नहीं है, देखा जो तुझे दिख रहा है ना वही सवाल है, मुझे नहीं पता एंगल कितना है, मुझे कुछ नहीं पता है। जो है ये सवाल है, गलत होगा तो बोनस हो जाएगा, गलत होगा तो बोनस हो जाएगा। ट्राई करो। अंकिता का शायद नेट चला गया था, तो अंकिता तुम देखो सवाल देखो, मैं तुम्हें सवाल बता देता हूं, शायद तुम लोग लीव कर गए थे, दोबारा तुमने एंट्री मारी अभी, है ना अंकिता? क्या तुम्हें पता है सवाल क्या है ये? नो सर। ओके, इसमें देखो क्या है, एक टावर है, दिख रहा होगा सबको, 20 मीटर हाइट का एक टावर है, और इस टावर के टॉप पर मान लेते हैं एक बंदा भी खड़ा है ना? मैंने ऐसे समझाया था कि जैसे कोरोना का इफेक्ट है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही है, और आप मान लेते हैं टावर के टॉप पर खड़े हो और आप नीचे खड़े किसी इंसान की मदद करना चाहते हो, बट प्रॉब्लम है कि आप उसके हाथ में जाकर फूड पैकेट भी नहीं दे पा रहे हो, तो आप ऊपर से ही थ्रो करोगे। अब आप ऊपर से थ्रू करोगे तो आपसे गलती क्या हो गई, आपने डायरेक्ट जिधर वो बंदा दिख रहा था ना, आपने उसी एंगल में इनिशियल वेलोसिटी फेंक दी।
तो पहला सवाल पूछा था क्या ये फूड पैकेट उस बंदे के हाथ में जाएगा, ए के हाथ में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, कारण ग्रेविटी उस पैकेट को खींचेगी और यहां कहीं लाएगी। तो सवाल में मैंने क्या लिखा कि एज मैन बी थ्रोस फूड पैकेट, ए रियलाइज दैट इट विल नॉट कम टू मी, देयरफॉर आई शुड रन टू कलेक्ट इट, and he start running at the same time, and he start running at the same time. What should be constant speed of A so that he can collect the food packet before hitting the ground? ये हमारा सवाल है। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, बट मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे ट्राई करें। भानु तेरा आंसर नहीं आ रहा है आज। भानु तेरा आंसर नहीं आ रहा है आज, ट्राई कर, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ओके ओके ठीक है, अब देखो आंसर बताता हूं बच्चों में। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये 2D का सवाल है, और 2D का सवाल और मुझे वर्टिकल हाइट दे रखी है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाऊंगा और एक वर्टिकल एक्सिस बनाऊंगा। तो वो एक्सिस बनाते हुए ये मेरे पास तैयार हो गया एक्स एक्सिस, और वर्टिकली तैयार कर लिया मैंने वाई एक्सिस। ये मेरा स्टैंडर्ड मेथड है। और जब मैंने एक्स और वाई तैयार कर लिया तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये दिख रहा होगा सबको 20-20 की ज्योमेट्री, तो 45 डिग्री एंगल आ जाएगा, यानी यहां से भी 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो जो एक बच्चा पूछ रहा था कि एंगल कितना है, तो वो एंगल मुझे पता लग गया 45 डिग्री, 20-20 दिया था मैंने। और जैसे 20-20 हुआ तो स्टार्टिंग में जो आपने वेलोसिटी दी थी वो इस डायरेक्शन में दी थी, तो इस 20 का एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे और इस 20 का वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो मोशन को तोड़ लिया एज यूजुअल, एक्स और वाई में तोड़ लिया। एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 45 यानी tan√2, दूसरा भी हो जाएगा 20 इंटू 1/√2 दैट इज tan√2। ये हो गया वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट। फर्क इतना सा होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आपको इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब कहना ये चाहता हूं कि ux बन गया tan√2 और uy बन गया -tan√2। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस फूड पैकेट को ग्राउंड को टच करने में, ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगेगा। इस फूड पैकेट को ग्राउंड तक जाने में कितना समय लगेगा, ग्राउंड तक जाने में कितना समय लगेगा, ये हमें चेक करना है। तो ग्राउंड तक जाने के लिए जो समय निकलेगा वो वाई डायरेक्शन से निकल जाएगा। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है -20, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है tan√2, समय हमें चाहिए, एक्सेलरेशन जी हो जाएगा तो बाई 2 करते 5 हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर आ गया। ये टी की एक क्वाड्रेटिक है, यहां से टी का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, जितने समय में ये फूड पैकेट गिरा उतने ही समय में इस बंदे को दौड़ के आना है। अब ये देखते हैं कि इस बंदे को कितना दौड़ के आना है। तो सबसे पहले हम उस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू टी। जो भी आपने इससे ऊपर टी निकाला है वो टी आप लोग मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट्स निकाल सकते हैं। तो vx था tan√2 इनटू टी आप लोगों ने ऊपर से निकाल लिया। अब कुछ ये बंदा चला और कुछ ये पार्टिकल चला, दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर आना चाहिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 20 मीटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेन। हालांकि आप मेन का हॉरिजॉन्टल बोलो या नहीं बोलो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ही हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, यहां तक का कॉपी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, यहां तक का कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूं मैं इसको। इसके बाद डिस्कशन चालू करेंगे अब हम लोग।
ओके, कॉपी कर लिया सभी बच्चों यहां तक का? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, या इसी पेज पे चलो लिख देता हूं। तो 20 मीटर इज इक्वल टू Vx 10√2 इंटू टाइम, जो भी निकाला था टाइम, आप टाइम बताना कितना आ रहा है इसका, सोल्व करके टाइम बताओ फटाफट कितना आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके टाइम का वैल्यू बताओ। अच्छा आंसर नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी ट्राई करिए, सभी ट्राई करिए, टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है। ये बेटा आ रहा होगा √2 प्लस √6, √2 प्लस √6 का टाइम आ रहा है ये। तो ये टाइम आप यहाँ पे डाल देना और सोल्व कर लेना, तो इसको लिख देना वेलोसिटी ऑफ मेन, और टाइम तो इसको भी सेम ही लगेगा, उतने टाइम में ये भी आ रहा है, तो टाइम दोनों का कॉमन ले लिया है, और यहां से सोल्व करके आपको वेलोसिटी ऑफ मेन निकलकर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना इस सवाल को, टाइम का वैल्यू निकल जाएगा √2 प्लस √6, कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। आप होमवर्क में क्या दिया था आज? हेलो, अरे कुछ तो बोलो जवानों, सो गए क्या सब? होमवर्क में क्या दिया था? कुछ नहीं, होमवर्क सर, होमवर्क नहीं दिया था। अच्छा, लास्ट टाइम पे एससी वर्मा नहीं दिया था आप लोगों को? एक डीपीपी दिया था ना, डीपीपी, जो डीपीपी आपको मिलने लगा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे अभी शो नहीं डीपीपी कर रहा है। चालू करेंगे। हाँ बोलो। ओके, होमवर्क बताया ही नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, कॉपी कर लीजिए यहां तक का, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए ऐसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे सवाल हैं, हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों में आप लोगों से ऐसे तो बहुत सारे सवाल है, आप कितने भी सवाल कर लो, करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अब क्या कर रहा हूं मैं आप लोगों को, एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता हूं। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान रखना, ये जरूर नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो, ये 2 डायमेंशनल मोशन का सवाल है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये एक वायर है, एक केस में स्ट्रेट वायर है, और एक केस में उसको वर्टिकली बैंड किया हुआ है। वर्टिकली बैंड मतलब ग्रेविटी नीचे लग रही है। ठीक है ना? वायर को कहीं ना कहीं फिक्स किया होगा, ऐसे वायर को फिक्स कर रखा है रिजिड सपोर्ट से आगे। अब हम 2 बीड लेते हैं, 2 बीड बीड नंबर 1 और बीड नंबर 2। बीड नंबर 1 को हॉरिजॉन्टली हम u की वेलोसिटी दे देते हैं, हॉरिजॉन्टली u की वेलोसिटी दे देते हैं, और बीड नंबर 2 को अलोंग द वायर v की वेलोसिटी दे देते हैं। कितने की वेलोसिटी देते हैं? v की वेलोसिटी। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है, और एग्जामिनर ने बोला है कि v cos थीटा बराबर u, ऐसा एक स्टेटमेंट बोल दिया, v cos थीटा बराबर u, ऐसा एक स्टेटमेंट बोल दिया। अब ऊपर वाला बीड, जो बीड नंबर ए है, वो पहले वाले वायर के अलोंग स्लाइड होता हुआ जाएगा, ऐसे स्लाइड होता हुआ जाएगा, और यहां कहीं पहुंच जाएगा। जो बीड नंबर 2 है, वो नीचे वाले वायर पर ऐसे स्लाइड होता हुआ जाएगा, ऐसे स्लाइड होता हुआ जाएगा, और वो भी पहुंच जाएगा। अगर जर्नी कंप्लीट करने में ए को टाइम टीए लगा और बी को टाइम टीबी लगा, तो आपसे पूछा है पिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है टीए ग्रेटर देन टीबी, टीए लेस देन टीबी, टीए इक्वल्स टू टीबी,
कांट से, है ना। ध्यान रखना बच्चों, इसमें अभी किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई फोर्स लग रहा है तो शायद वो ग्रेविटी रही होगी, और एक नॉर्मल लगेगा तो नॉर्मल से आप लोगों को पढ़ाया तो नहीं है, बट उसको इग्नोर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं है। इग्नोर तो नहीं करना है खैर यहाँ पर, है ना। इतना मानना कि रजिस्ट्री फोर्स नहीं है बस। अगर कोई फोर्स जो स्पीड कम ज्यादा करवा सकता है वो केवल ग्रेविटी है, इतना सा मानकर चलना। इतना सा मानकर चलना कि जो फोर्स स्पीड कम ज्यादा करवा सकता है वो ग्रेविटी, और कोई नहीं करवाएगा। बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। किसको ज्यादा समय लगेगा ए से इनिशियल जर्नी से फाइनल जर्नी खत्म करने में? और मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। अब की बार नंबर आने वाला है, नंबर आने वाला है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को। किसका नंबर लें, किसका नंबर लें? श्रेया, श्रेया का नंबर लेंगे अब की बार। श्रेया अनम्यूट करो आप अपने आप को। यस सर। तो हाँ श्रेया, अनम्यूट कर लिया बेटा आपने? यस सर। आंसर बताओ। क्वेश्चन था सर, स्क्रीन नहीं है आपकी। हाँ स्क्रीन आ जाएगी अभी।